हेलो दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस रिवील में। तो दोस्तों ये हमारा एक नया सीरीज शुरू होने वाला है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में होना है। उससे रिलेटेड इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम लोग इस सीरीज में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो है वो हमारा पहला पार्ट है। ठीक है। पहले पार्ट में बेसिकली जो हमारा बीपीएससी का स्पेशल करंट अफेयर्स है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। इसका जो टाइमलाइन होगा वो एक्चुअली अगस्त 2019 से लेकर के 10 अक्टूबर 2020 तक का है। ठीक है। ये हमारा टाइमलाइन है जो अभी हम लोग इसमें फॉलो करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे की, बजट की, और जो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम पर्पस से हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा तीसरा पार्ट आएगा उसमें नेशनल न्यूज़, जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा पिछले 1-1.5 साल के दौरान हम लोग वो डिस्कस करेंगे। जो हमारा चौथा पार्ट होगा उसमें हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जो पांचवा पार्ट होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें हम लोग सिर्फ अभी 10 अक्टूबर 2020 तक का कवर कर रहे हैं। जो हमारा पांचवा पार्ट होगा जो एक्चुअली एग्जाम के कुछ दिनों पहले यानी 10 से 15 दिनों पहले आएगा, उसमें हम लोग सारे जो बचे हुए न्यूज़ हैं 10 अक्टूबर के बाद से हम लोग वो सब भी कवर करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जो सोर्सेज मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ वो एक है ग्रेडअप का। ठीक है। दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा केबीसी नैनो का। जो तीसरा सोर्स है वो है एसपीडी का। और इसके अलावे कुछ और ऑनलाइन सोर्सेज जो लगभग 2 ऑनलाइन सोर्स है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये 5 सोर्स से लेकर के ये पूरा जो हमारा कोर्स है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट की ओर। इसमें जो हमारा सबसे पहला न्यूज में है वो है हाइड्रोजेल। ठीक है। तो इसको हिंदी में भी हम लोग हाइड्रोजेल ही कहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोजेल अभी कहाँ ये जब न्यूज में आया है तो किसकी वजह से आया है? जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सबौर का, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर जो है इसने एक डिस्कवर किया है हाइड्रोजेल को। इससे क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है एग्रीकल्चर में। ठीक है। तो इस हाइड्रोजेल की वजह से पानी की जो खपत है वो कमेगी, मतलब कम पानी में ज्यादा पैदावार होगा इस हाइड्रोजेल की मदद से। ठीक है। तो एग्जाम पर्पज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इसको डिस्कवर किया है? तो वो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा यहाँ पर बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला ये जानना है कि इस बार 3 फेज में हुआ है हमारा इलेक्शन। ठीक है। जिसमें पहला हमारा फेज था 28 अक्टूबर का, दूसरा था 3 नवंबर, तीसरा था 7 नवंबर का। ठीक है। जो 28 अक्टूबर को हुआ वो 71 सीटों पर हुआ था, जो थर्ड को हुआ वो हुआ 94 सीटों पर, और तीसरा हुआ 78 सीटों पर। ठीक है। लेकिन यहां जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है सुनील अरोरा। ठीक है। जब हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं तो इसके साथ साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं, जिसमें पहला जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे वो है राजीव कुमार। ठीक है। जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो है ये सुशील चंद्रा। ठीक है। तो इसमें हम लोगों को एक याद रखना है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कितने चरण में मतदान हुए थे, ये सब चीजों को कितने फेज में टोटल हुए थे वो याद रखना है। एक और चीज यहां से याद रखना है कि एससी एसटी के लिए कितने सीट रिजर्व थे इस बार? तो वो थे 38, 38 सीट रिजर्व थे। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घर तक फाइबर। तो घर तक फाइबर की जो बात है, जैसा कि आप लोग इस वर्ड से ही समझ पाएंगे जब हम लोग फाइबर की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, घर तक क्या पहुंचाना है? ऑप्टिकल फाइबर की बात है यहाँ पर। ठीक है। कि सबको इंटरनेट कनेक्शन, सबको वाईफाई कनेक्शन मिले, यही इसका मेन उद्देश्य है।
ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये जो इनिशिएटिव है वो, ठीक है। तो ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें एक्चुअली कितने गांव को जोड़ना है, वो है 45,945 गांवों को ये जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है संजीवन ऐप। तो अभी जो संजीवन ऐप है वो क्यों आया है, तो ये आया है कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, या जो कोरोना वायरस डिजीज है उसकी वजह से आया है। अब इसमें ये संजीवन ऐप क्या करेगा, तो जो कॉमन सिटीजन है, जो आम नागरिक है किसी भी स्टेट के, उनको ये रेगुलर अपडेट देता रहेगा जो कोरोना वायरस से का जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे सपोज कहीं ऐसा हो गया कि अगर किसी को टेस्टिंग सेंटर अगर खोजना है कि हमारे आसपास टेस्टिंग सेंटर कहाँ है, तो हम लोग इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन बनने का चांस होगा वो ये होगा, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो संजीवन ऐप है वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो है हमारा कोविड से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है हमारा वो है कोसी रेल महासेतु। कोसी रेल महासेतु हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये 516 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इसकी जो पूरी लंबाई होगी वो होगी 1.9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो चीज इसमें हमें याद रखना है वो ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो पहले लगभग समस्तीपुर से जयनगर जहां 300 किलोमीटर की जर्नी तय कर जो पूरी दूरी थी वो तय करनी पड़ती थी, वो अब कितने देर में हो जाएगा, 22 किलोमीटर में, ठीक है। पहले जहां 300 किलोमीटर समस्तीपुर और जयनगर के बीच लगता था जाने में, इस महासेतु के, इस कोसी रेल महासेतु के बनने से कितना हो जाएगा, ये कम के कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई अगर अगर एग्जाम में आ जाए तो वो कितना है, 1.9 किलोमीटर का ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक नाम आता है कमल बहादुर सिंह का। इनका नाम अभी इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इनका देहांत हुआ है, ठीक है। तो ये जो कमल बहादुर सिंह है, इनका 5 जनवरी 2020 को देहांत हुआ इनका, ठीक है, 5 जनवरी 2020 को, ठीक है। ये फॉर्मर एमपी रहे हैं इंडिया, जो हमारे देश का पहला लोकसभा जब बनाया गया था, ये उस समय इंडिया के जो हमारे लोकसभा थे उसके एमपी थे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इनका नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है प्यार का पौधा। अब प्यार का पौधा है मतलब ये जरूर किसी न किसी पौधे से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो प्यार का पौधा जो इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस मिशन के अंदर आता है, जो प्यार का पौधा है ये किस मिशन के अंदर है, तो ये है हमारा जल जीवन हरियाली के अंदर, ठीक है। जो हमारा प्यार का पौधा है वो किसके अंदर है, जल जीवन हरियाली, ठीक है। इसमें बस हमको ये याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें है कि लोग जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट क्या करेंगे, पौधा, छोटे छोटे पौधे लोग एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे, ठीक है, जिसको कहा गया प्लांट ऑफ लव। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग, ठीक है। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग जो है वो इस बार हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन इसमें अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग लाता कौन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लाता है नीति आयोग, ठीक है। इसमें दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें टॉप किसने करा है, तो टॉप इसने करा, इसमें है बीजापुर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर है उसने इसमें टॉप किया है। लेकिन एक चीज और याद रखना है कि नवादा जो है बिहार का, जो बिहार का नवादा है उसको कितना रैंक मिला है इसमें, चौथा,
ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो रैंकिंग है वो लाता कौन है। तो पहला है नीति आयोग, दूसरा इसमें टॉप किसने किया तो बीजापुर ऑफ छत्तीसगढ़, तीसरा नवादा जो है बिहार का वो चौथे नंबर पर आया है। ठीक है। उसके बाद इसमें है हमारा महात्मा गांधी ब्रिज के बारे में। ठीक है। तो महात्मा गांधी ब्रिज के बारे में हम लोगों को यहाँ क्या पढ़ना है, तो वो अगर हम लोग एक बार देखें तो ये पहला ऐसा इंडियन ब्रिज है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा करके रिनोवेट किया गया है, चीजों को वापस से फिर से तैयार किया गया है। पहली बार किसी इंडियन ब्रिज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से। ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसको तैयार किया गया है। उसके बाद इसमें जो दूसरा चीज है, चूंकि इस बार ये काफी ज्यादा न्यूज में है तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से करेंगे। किस एनएच से पास करता है ये, इसके बीच में जो एनएच आता है उसका क्या है, नेशनल हाईवे 19। उसके बाद यहां पे याद रखना है कि इसका जो डिजाइन किया गया है, इसका जो डिजाइन हुआ है महात्मा गांधी ब्रिज का, वो याद रखना है कि आईआईटी रुड़की ने किया है। ठीक है। मैं एक बार ये ऊपर का मिटा देता हूं। ठीक है। तो ये एक्चुअली डिजाइन किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने। तो ये हो सकता है पूछा जाए कि इसका जो डिजाइन है वो किसने किया है, आईआईटी रुड़की ने किया है। टोटल जो इसमें लागत है, तो एक्चुअली इस बार क्या है कि गंगा पर 3 प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं, तो एक साथ जो लागत होनी है वो कितना है, 10,338 करोड़। ठीक है। इसमें हमारा महात्मा गांधी जो ये सेतु है वो भी आता है। उसके बाद इसमें जो कोसी रिवर का प्रोजेक्ट है वो भी है। इसके बाद एक इसमें विक्रमशिला ब्रिज जो बनाया जा रहा है वो भी है। सब लेकर के कितने का है एस्टिमेट, ये 10,338 करोड़ का। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी पटना के साथ। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी पटना का इसमें नाम आ रहा है, इसलिए ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब किस चीज के लिए साइन किया गया है, तो इसमें यह है कि जो इंडस्ट्री फोकस्ड रिसर्च होगा, जो भी रिसर्च होंगे इंडस्ट्री को फोकस करते हुए, वो कौन करेगा, आईआईटी पटना और फ्लिपकार्ट मिलकर के। ठीक है। तो यहां पे ये हमको याद रखना है। तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना है कि फ्लिपकार्ट ने साइन किया है एमओयू किसके साथ, आईआईटी पटना के साथ। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद एक जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार विजिटेड गया। जो म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने गया विजिट किया है। तो यहां पर आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी वो कौन सा देश है जिसके जो राष्ट्रपति है उन्होंने गया विजिट किया है, तो वो होगा म्यांमार। लेकिन यहां से प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उनका नाम जो है वो याद रखना है थोड़ा सा टफ, क्योंकि उनका नाम है यू विन मिंट। ये कौन है, ये है म्यांमार के प्रेसिडेंट जो यहां आए थे विजिट करने गया में। ठीक है। और इसके बाद फिर है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो ये जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये पहले लाता कौन है, कोई भी रिपोर्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिश कौन करता है। तो इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है, ये वही लाता है रिपोर्ट। ठीक है। इसमें टॉप पर कौन आया है, पहला रैंकिंग किसका है, इंदौर का, ये याद रखना है। ठीक है। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं। ये जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसमें अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं। कैटेगरी कैसे बना हुआ है मैं एक बार आपको वो बता दूं। जैसे एक है 1 से 10 लाख तक की जो पॉपुलेशन वाले जगह हैं, जो सिटी हैं उनके लिए। दूसरा है 50,000 से 1 लाख वाले। जो तीसरा है वो है 25,000 से 50,000 तक वाले। ठीक है। तो इसमें सब में अलग अलग रैंकिंग है। ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे जरूरी है जानना, जो अप टू 10 लाख वाला है, इसमें डटीएस्ट सबसे जो डटी सिटी जिसको बोला गया है वो है गया। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये 50,000 से 1 लाख तक का है, इसमें जो डटीएस्ट है वो है मोकामा। ठीक है।
उसके बाद जो हमारा ये है 25,000 से 50,000, इसमें जो सबसे डर्टीएस्ट है वो कौन है? झंझारपुर। ठीक है, तो ये तीनों डर्टीएस्ट वाला है। उसी तरीके से अगर हम लोग क्लीनेस्ट में देखें तो इस वाले में पहला वाला जो है हमारा, इसमें क्लीनेस्ट में कौन सा है? इसमें आता है हमारा डालमिया नगर, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से जो सुपौल है वो आएगा इसमें क्लीनेस्ट में, और उसी तरीके से इसमें हमारा है रामनगर क्लीनेस्ट में। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इसमें याद नहीं रखना है। इसमें सबसे जरूरी जो है वो ये है कि कौन सी मिनिस्ट्री लाती है, और पहला स्थान किसको, ओवरऑल पहला स्थान किसको मिला है वो याद रखना है। तो इसमें इंदौर है, और इंदौर पिछले बहुत समय से टॉप पर चला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भागलपुर में। एक्चुअली इसकी नींव रख दी गई है, अभी पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसकी नींव रखी गई है। तो बस हमें इतना याद रखना है क्योंकि ये हमसे फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जब यहां पर कहते हैं बर्ड रिंगिंग स्टेशन, इसका क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि चिड़िया वहां पर गाएगी या कुछ ऐसा है। तो बेसिकली ये बनाया इसलिए गया है ताकि जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनके बारे में ये एक तरीके का रिसर्च सेंटर बनेगा। ये दूसरे शब्दों में कहें तो बर्ड से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर होते हैं कुछ इस तरीके का बनाया जाएगा। लेकिन यहां याद रखना है कि ये बना कहां पर है, ये बनाने की प्लानिंग कहां चल रही है? भागलपुर में। ठीक है, उसके बाद हमारा यहां पे नेक्स्ट है CAAQMS टू बी इंस्टॉल्ड इन पटना। जिन लोगों को CAAQMS का फुल फॉर्म नहीं पता है मैं उनको बता दूं। जो CAAQMS है वो है हमारा कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ध्यान से देखना इसको आप एक बार, कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि अभी बिहार में किस जगह पर CAAQMS को इंस्टॉल करने की बात की गई है। ठीक है, तो वो कहां पर इंस्टॉल होगा? पटना में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वी थिंक डिजिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम किसका है, या वो कौन सी बॉडी है जो ये वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम लाती है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बिहार भी इंक्लूडेड है। दूसरा ये है कि ये प्रोग्राम है किसका? ये है फेसबुक का। फेसबुक का ये इनिशिएटिव है, और इसमें ये लोग करेंगे क्या? तो इसमें एक्चुअली 7 स्टेट को चुना गया है, जिसमें से एक बिहार भी है, और वहां पर जो महिलाएं हैं, यानी इनका जो टारगेट है वो 1 लाख विमेन को डिजिटल लिटरेसी देने का। मतलब डिजिटली कैसे उनको साक्षर बनाया जाए, यहां उसकी बात की गई है। ठीक है, किस प्रोग्राम में? वी थिंक डिजिटल। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये सारे स्टेट में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट में है। दूसरा ये है इसमें कि 1 लाख विमेन के लिए है। तीसरा ये है कि डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है। चौथा ये है कि फेसबुक का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अभी हम लोगों ने तुरंत भागलपुर का बात किया था, और फिर यहां पर एक और आ गया भागलपुर का। ठीक है, टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया है? भागलपुर में। ठीक है, तो अगर आपसे आता है एग्जाम में तो इसका उत्तर क्या होगा? वो होगा भागलपुर। ठीक है, उसके बाद हमारा यहां पर नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया 2020। अब आप सोच रहे हो कि जब फोर्ब्स इंडिया की बात है तो यहां पर फिर हम लोगों ने ये बिहार स्पेसिफिक वाले में क्यों दिया है? इसका रीजन ये है कि इसमें जो बिहार से कन्हैया कुमार हैं उनको 12वां स्थान दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो जो 16वां स्थान है, 16वें स्थान पर प्रशांत किशोर हैं। ठीक है,
जब हम लोगों ने ये देख ही लिया तो हम लोग ये भी देख ले कि यहाँ पर पहला जो स्थान दिया गया है फोर्ब्स इंडिया 2020 में, वो किसे दिया गया है? हसन मिनहाज। हसन मिनहाज को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस ये 3 चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, पहला याद रखना है कि फर्स्ट किसको मिला, और बिहार से जो 2 इसमें इंपॉर्टेंट नाम है वो हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये नाम यहां पर हमें याद रखना है, वो है पीयूष जायसवाल। ठीक है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? पीयूष जायसवाल को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कब बन गया या कहां बनाने की बात हो रही है? तो ये एक्चुअली पहले भी बन चुका है, ये दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। ये कहां अभी इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको जगह याद रखना है, वो है हमारा जोगबानी या जोगबनी, जो कहां पर है? अररिया में एंड विराटनगर। ठीक है, लेकिन ये जो विराटनगर है ना, ये है नेपाल में। ठीक है, जो एकीकृत चेक पोस्ट है वो कहां बनाया गया है? जोगबनी विराटनगर में। और ये इंडिया और नेपाल के जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं या कुछ व्यवसाय की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स लाता कौन है? ये सबसे जरूरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाता है कौन? नीति आयोग। ठीक है, इसमें ये इस बार इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें केरला टॉप पर है। ये इसलिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केरला वैसे भी बहुत सारी चीजों में टॉप पर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इस बार हमारे लिए क्योंकि इसमें बॉटम में कौन सा राज्य है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। जो सबसे निचला पायदान इसमें दिया गया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में, जो नीति आयोग लाती है, उसमें जो सबसे निचला पायदान है वो किसको मिला है? बिहार को। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो आया है इसमें दूसरे नंबर पे। हिमाचल जो है वो है दूसरे नंबर पर। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जो है वो है तीसरे पे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु किस पे है? तीसरे पे। तो एसडीजी इंडिया वाले में क्या याद रखना है? पहला तो लाता कौन है ये? तो नीति आयोग। सबसे पहले पायदान पे कौन है? केरला। और सबसे नीचे कौन है? बिहार। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? हिमाचल। और तीसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारा चेयरमैन ऑफ पीएमआरसी। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएमआरसी तो सुना है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये पीएमआरसी क्या है? तो आपने बिल्कुल सही सुना है, ये है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है शिवदास मीना। यह आपसे पूछा जा सकता है कि अभी जो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो एक्चुअली ये भी वहां मेट्रो चूंकि लाने की बात की जा रही है, इसलिए वहां चेयरमैन किसको बनाया गया है? शिवदास मीना को। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट है वो है द बिहार पवेलियन। अब आप सोच रहे होंगे ये जो है ये बिहार पवेलियन क्या है? तो ये बिहार पवेलियन एक्चुअली क्या है कि इस बार एक जो ट्रेड फेयर लगा था, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये कहां लगा था इस बार? प्रगति मैदान। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पहला कि ये प्रगति मैदान कहां पर? दिल्ली में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है वो कहां लगा था? तो प्रगति मैदान दिल्ली में। अब बिहार पवेलियन क्या है? बिहार पवेलियन को एक्चुअली इसमें अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज के लिए मिला है? स्वच्छ भारत अभियान के लिए।
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, यही है बिहार पवेलियन का फोटो। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग इसमें क्या होता है, इस जो ट्रेड फेयर में, कि जो अलग अलग राज्य हैं वो अपने अपनी जो चीजें होती हैं उसको दर्शाते हैं आकर के, उसमें फिर आप सामान की खरीद कर सकते हैं। वो एक्चुअली बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर प्रगति मैदान में। तो यहाँ पे ये याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो IITF है, इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल किसको मिला है, बिहार पवेलियन को। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तीकापति विलेज। तीकापति विलेज जो है वो है कहां का, पूर्णिया का। जो लोग पूर्णिया से हैं वो लोग जानते होंगे। कहा जाता है कि ये विलेज, इस जगह पर महात्मा गांधी जो हैं वो 3 बार विजिट किए थे। कब कब उन्होंने विजिट किया था यहां पर, इतिहास की बात करें तो 1925, 27 और 34 में महात्मा गांधी ने 3 बार यहां पर इस विलेज में विजिट किया है। और यहीं पर इसी गांव में एक गांधी सदन भी बनाया गया है। ठीक है, इसमें गांधी सदन बनाया गया है। तो तीकापति विलेज का बस ये याद रखना है कि है कहां पर, तो पूर्णिया में। गांधी जी यहां पर 3 बार विजिट किए थे, कब कब, 1925, 27 और 34 में। और यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी सदन कहां पर है, तो गांधी सदन कहां है हमारा, पूर्णिया में, तीकापति विलेज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला खादी मॉल। अभी तो आप लोग इतने बड़े बड़े ऐसे मॉल सुनते होंगे, ये DLF और GIP ऐसे करके, लेकिन पहला खादी मॉल कहां बना है, ये बना है पटना में। ये याद रखना है, ये कहां बना है, पटना में। ये ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सीडेक सेंटर इन बिहार। सीडेक का क्या मतलब है, पहले ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार इसको मिटाते हैं। जो हमारा सीडेक है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रगत संगणन विकास केंद्र। ये अभी इसका एक सेंटर बिहार में बनने वाला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में कहां पर बनेगा ये बनेगा पटना में। और जब ये पटना में बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इंडिया का 12वां सीडेक सेंटर होगा। ठीक है, अभी तक 11 हैं, पटना में जो बन रहा है वो क्या है, वो क्या होगा, 12वां। तो ये आपसे पूछे, यहाँ पे सीडेक का जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखना जरूरी है, कहां बन रहा है वो भी याद रखना जरूरी है, और ये कौन सा नंबर का बन रहा है ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फिर हमारे लिए, वशिष्ठ नारायण सिंह का। तो हम सब जानते हैं कि इनका देहांत हुआ, लेकिन यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये जानना है कि एक वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस ये बनाने की बात की गई है। तो ये कहां बनना है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है ये उनका जो गांव है भोजपुर वहां बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बनाया जाएगा पटना के साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज ऑफ पटना, यहां पे ये बनाया जाएगा, वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस। दूसरा चीज इसमें हम लोग जब इनके बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो इनका बर्थ प्लेस जो है, इनका जो जन्म स्थान है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है हमारा बसंतपुर विलेज, कहाँ का, भोजपुर का। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो बसंतपुर विलेज है भोजपुर का, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनको एक बीमारी थी जिससे काफी समय से ये ग्रसित थे, उसका नाम क्या है उस बीमारी का, उस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, मैं इसको वापस से लिख देता हूं, स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसको हिंदी में मनोविदलता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बीमारी से काफी समय से ग्रसित थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक्चुअली हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है,
ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो पहला ये कि ये रिपोर्ट लाता कौन है, तो पहला है बाई टाटा ट्रस्ट। जो टाटा ट्रस्ट है वो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये है कि इसमें सिर्फ 18 स्टेट्स एंड यूटीज को रैंकिंग किया गया था, सिर्फ 18। ठीक है, लेकिन वो जो 18 स्टेट्स थे उसमें बिहार का जो रैंकिंग था वो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा नहीं था इसका क्या मतलब है, बिहार का जो रैंकिंग था वो था 17, लेकिन 18वें स्थान पे कौन था, देखो 17 पे बिहार, 18वें पे कौन, यूपी। ठीक है, ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया ना इसमें 4 चीजें देखी गई थी। ये हम लोग एक बार देख लेते कौन कौन सी चीजें इसमें देखी गई थी। तो इसमें जो पुलिस है, वहां का जो पुलिस सिस्टम है स्टेट्स का, वो देखा गया। दूसरा जो वहां का प्रिजन है, जो वहां का जेल है, उसके बारे में देखा गया। तीसरा जो वहां की न्यायपालिका है, जो वहां का जुडिशियरी है, वो कैसे काम करता है ये देखा गया था। चौथा जो है उसमें लीगल एड लोगों को कैसा मिलता है वो देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि बाई टाटा ट्रस्ट, दूसरा है ये कि बिहार का रैंकिंग कितना था, और आखिरी में कौन कौन, आखिरी में जो स्टेट है वो कौन सा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बाई टाटा ट्रस्ट, बिहार का रैंकिंग 17, 18वें पे कौन, यूपी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। तो यह है हमारा 70 फीट का बौद्ध स्टैचू बनाया गया है। यह कहां बनाया गया है, राजगीर में। ठीक है, ये अगर आप यहां पर ये एक फिगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे आसपास एक लेक है, एक झील जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, उसमें ये 70 फीट का एक मूर्ति बनाया गया है। इस लेक का नाम क्या है, लेक का नाम है घोरा कटोरा। ठीक है, लेक का क्या नाम है, घोरा कटोरा। ये इंडिया का दूसरा सबसे टॉलेस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्टैचू है, स्तूप नहीं स्टैचू। इस बार ये याद रखना है कि राजगीर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, राजगीर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं राजगीर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये अब चूंकि यहां पर दूसरा टॉलेस्ट का बात हो रहा है बौद्ध स्टैचू का, तो अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडिया में जो सबसे टॉलेस्ट बुद्ध स्टैचू जो है वो कहां है, वो है आंध्र प्रदेश के एक जिले में, और उस स्तूप का नाम, उस स्टैचू का नाम क्या है, ध्यान बुद्ध स्टैचू। ठीक है, ध्यान बुद्ध स्टैचू, ध्यान बुद्ध स्टैचू है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का जो टॉलेस्ट बुद्ध स्टैचू माना जाता है वो यही ध्यान बुद्ध स्टैचू है। ठीक है, ये जो बना है ये बना है 70 फीट का, और ये जो है ध्यान बुद्ध ये है लगभग 125 फीट का। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा 28वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है, यह है मनीषा कुलश्रेष्ठ। ये याद रखना है, 28वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। इन्होंने एक नोवेल लिखा था, इनका जो नोवेल है उसका क्या नाम है, स्वप्न पास। स्वप्न पास नोवेल इन्होंने लिखा, और इसी के लिए इनको क्या मिला, 28वां बिहारी पुरस्कार। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर ये बिहारी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहां पर ये बिहार स्टेट से रिलेटेड नहीं है। एक बहुत हिंदी के बहुत जाने माने पोएट थे बिहारी लाल चौबे, ये उन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए इतना डीप जाना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखना है मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनकी जो नोवेल थी वो क्या है, स्वप्न पास। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी पटना के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, संजय
करोल। पटना के नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है? संजय करोल। ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये भी देख ले कि एस्टैब्लिश कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। ठीक है। और एफिलिएशन कब मिला था इसको? जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है उसको उनको पता होगा कि इनको एफिलिएशन मिला था बनने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के समय। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ पीस पगोडा राजगीर, यानी यहां पर शांति स्तूप की बात की गई है। ठीक है। जो राजगीर का शांति स्तूप है उसका गोल्डन जुबली मनाया गया है। तो ये बन के तैयार कब हुआ था? 1969 में। ठीक है। जो राजगिरी हिल्स है उस पर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीस पगोडा है। इसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीस पगोडा भी कहा जाता है। अब यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं शांति स्तूप की, तो यहां पर हम लोग ये भी एक चीज देख ले, क्योंकि चूंकि इस बार राजगीर न्यूज में है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें कवर करने की कोशिश करनी है। जो कॉन्सेप्ट है, जो शांति स्तूप का कॉन्सेप्ट है, वो किसका है? निपोंजेन म्योहोजी का। निपोंजेन म्योहोजी का कॉन्सेप्ट है शांति स्तूप का, जिसको पीस पगोडा भी कहते हैं। लेकिन जो बनाया था पहला पीस पगोडा जिसने, उसका क्या नाम था? एक जापानीज मॉन्क थे, उनका क्या नाम था? फुजी गुरुजी। ठीक है। ये बस अपने को नाम याद रखना है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कब ये बनके तैयार हुआ था। तो ये है 1969। ठीक है। और इसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीस पगोडा भी कहा जाता है। ठीक है। जब हम लोग राजगीर की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें और हम लोग देख लेते हैं। जब यहां पर जब देखें राजगीर का, तो इसको पंचपहाड़ी भी कहा जाता है। राजगीर को पंचपहाड़ी भी कहा जाता है, 5 तरफ से पहाड़। दूसरा, राजगीर को जो बनाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बृहद्रथ को। ठीक है। तो मैंने जो करंट अफेयर्स वाले चीजें हैं मैंने आपको वो भी यहां पर बता दिया, और ये 2-3 चीजें क्योंकि कभी भी एग्जाम में आ सकता है, चूंकि राजगीर न्यूज में है तो ये देख करके चलना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाटरमैन ऑफ इंडिया के बारे में। जब हम लोग कहते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया तो यहां पर 3-4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला है कि किसे कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया? वो है हमारे राजेंद्र सिंह। ठीक है। अब ये इस बार न्यूज में क्यों है? ये इस बार न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने एडॉप्ट किया है, एक पॉन्ड है गया में जिसका नाम है रसलपुर पॉन्ड ऑफ गया। तो यहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसका भी जवाब है आपके पास। यह भी पूछा जा सकता है कि अभी इन्होंने एक पॉन्ड को एडॉप्ट किया है, वो पॉन्ड कहां पर है या क्या नाम है, तो रसलपुर पॉन्ड ऑफ गया। जो तीसरा चीज है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए वो ये है कि इनका एक एनजीओ है, जो राजेंद्र सिंह जी है उनका एक एनजीओ है जिसका नाम है तरुण भारत। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तरुण भारत जो है वो किसका एनजीओ है या किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये है हमारे वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये कहां बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है दरभंगा में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कैसा होता है, तो इसीलिए मैंने एक तस्वीर यहां पर लगा दी है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरा चारों तरफ से पानी है और बीच में ये जो बनाया गया है ये हमारा सोलर पावर प्लांट यहां पर बनाया गया, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। साथ साथ ये भी याद रखना है यहां पर जब दरभंगा की बात करते हैं तो दरभंगा को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पॉन्ड्स। ठीक है। पॉन्ड्स और पाउडर वाली बात नहीं है, ये पॉन्ड है। ठीक है। उसके बाद ये इनिशिएटिव किसका है?
अगर आगे एग्जाम में क्वेश्चन कि ये जो फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट का इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये इनका इनिशिएटिव है। तो इसमें इतना डीप शायद ना पूछा जाए, लेकिन तैयारी करके जानी है अपने को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें SEQI। एग्जाम में या तो पूरा नाम दिया जा सकता है या आपसे आधा भी पूछा जा सकता है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। ये इस बार न्यूज में क्यों है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज जो हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये इंडेक्स लाता कौन है। तो ये और कोई नहीं बल्कि नीति आयोग ये रिपोर्ट लाती है, ठीक है। इस बार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो 20 अलग अलग जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जब उनको देखा गया, वहां का जो एजुकेशन क्वालिटी है जब वो देखा गया, और इसमें जब रैंकिंग किया गया, तो इसमें बिहार का रैंकिंग था 19वां, ठीक है। बिहार का जो रैंकिंग था वो क्या था, 19वां। तो यहां से दो चीजें हमें याद रखनी है कि ये रिपोर्ट लाता कौन है, तो नीति आयोग। दूसरा, बिहार का रैंक कितना है, तो ये है 19वां, पूरे कितने में, 20 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां पर एक आता है विंग कमांडर अंजलि सिंह का नाम, आप यहां पर तस्वीर में इनको देख सकते हैं। तो इनका नाम इसलिए इस बार न्यूज में है क्योंकि ये पहली महिला मिलिट्री राजनयिक बनी है, पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट बनी है जिनको इंडिया से बाहर पोस्टिंग दिया गया है, जिनको पहली बार इंडिया से बाहर भेजा गया है, ठीक है। तो ये अभी गई कहां पर है, तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि इनको रसिया भेजा गया है, ठीक है। तो विंग कमांडर अंजलि सिंह का आप यहां पर नाम याद रख सकते हैं। ये भारत की पहली महिला मिलिट्री डिप्लोमेट बनी है जिनको इंडिया से बाहर कहीं भेजा गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है हाईएस्ट ग्रीन कवर इन इंडिया। इस बार फॉरेस्ट सर्वे आया है, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पूरा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि हाईएस्ट ग्रीन कवर बिहार में किस जिले में है, हरा भरा सबसे ज्यादा वो कौन सा जिला है बिहार का, तो वो है हमारा और कोई नहीं बल्कि कैमूर, ठीक है। यहां पे ये भी याद रखना है कि यहां पर कैमूर में ही दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहां पर अभी दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। एक्चुअली जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनके पास ये भेजा जा चुका है। इनके तरफ से जब अप्रूवल आएगा तो ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के कुछ जंगलों में जो टाइगर हैं उनके पग मार्क देखे गए हैं, उनके पंजे के निशान देखे गए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कैमूर का। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट है कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में हमारा बहुत सी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। अब देखिए, यहां पर सबसे पहली बात, जब हम लोग कोसी की बात करते हैं तो कोसी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, ये गंगा की है ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सौरो बिहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वजह से बाढ़ की समस्या काफी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, जो कम ही किताबों में आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में कोसी नदी का जिक्र है, लेकिन ऋग्वेद में कोसी का नाम कुछ और है और ऋग्वेद में इसका नाम है कौशिका, ठीक है। ऋग्वेद में जो कोसी नदी है उसका क्या नाम है, कौशिका, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब और क्या चीजें जाननी है हमें, तो इसमें क्या है, जो सरप्लस वाटर है कोसी का, वो एक हनुमान नगर बराज के थ्रू मेची रिवर में भेजा जाएगा। मतलब अगर यहां है कोसी
तो यहां कहीं है मेची, यहां पर एक बैराज के थ्रू यहां का जो सरप्लस वाटर है वो इधर भेजा जाएगा मेची में। ठीक है, अब जब मेची का बात आया है तो ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि मेची रिवर भी क्या किसी जो मेची रिवर है वो भी ट्रिब्यूटरी है किसी की? तो यस, मेची रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा। ठीक है, तो महानंदा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन है? मेची। कोसी किसकी है? गंगा की। कोसी को सौरभ विहार भी कहते हैं, ऋग्वेद में इसको कौशिका के नाम से जाना गया है। इसमें क्या है, एक हनुमान नगर बराज है, उसके थ्रू कोसी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहां भेजा जाएगा? मेची में। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहां याद रखना है। और इसको जो बनाने में ये इस पूरे प्रोजेक्ट का जो लागत है वो कितने का है अगर पूछा गया तो ये है कुछ इतना। ठीक है, उसके बाद बिहार का पहला लाइटनिंग सेंसर कहां लगाया गया है? लाइटनिंग सेंसर बिहार का पहला कहां लगाया जाएगा? गया में। ठीक है, यह हमारा कहां लगाया जाएगा? गया में। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे क्या एक जगह लगाने से या फिर ये लाइटनिंग सेंसर है क्या? तो मैं एक बार इसके बारे में बता दूं कि मतलब जब ये सेंसर अगर लगाया जाएगा तो जब एक्चुअल में लाइटनिंग होता है, जो एक्चुअल में जब थंडरिंग होगा, जब बिजली गिरने की जब बात होगी, तो इसमें ऐसा है कि ये आधे घंटे पहले इसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ लगभग आधे घंटे बाद बिजली गिरने की संभावना है, लगभग आधे घंटे बाद लाइटनिंग की संभावना है। तो जब ये लगा दिया जाएगा तो जो अलग अलग म्यूनिसिपल ऑफिसर होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, उनके पास इसका एक नोटिस चला जाएगा कि हाँ इतने देर में लाइटनिंग होनी है। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज याद रखना है कि ये सिर्फ गया को कवर नहीं करेगा। लगेगा ये गया में, लेकिन उसके साथ साथ जिन एरियाज को ये कवर करेगा वो होगा पटना, वो होगा नालंदा, उसके बाद वो होगा नवादा, ठीक है, आरा, सासाराम, औरंगाबाद और बहुत सारी जगहों को ये एक लाइटनिंग सेंसर कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा किसान रेल। किसान रेल स्टार्ट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर किसान रेल हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारत का जो पहला किसान रेल है वो कहां से कहां के बीच चलने वाला है? दो जगहों के बीच, देवलाली, या इसको इस तरीके भी कहा जा सकता है, देवलाली से दानापुर। और जैसे ही दानापुर की बात आई मतलब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये जो देवलाली है वो अब अगर सपोज आपसे दो स्टेट का पूछ देगा तो ये चलेगा। ये जो है ये है महाराष्ट्र में, ये है बिहार में। स्टेट का पूछा तो महाराष्ट्र टू बिहार, स्टेशन का पूछा तो देवलाली टू दानापुर। उसके बाद एक नया एम्स बनाने की बात यहां पर अप्रूवल मिल चुकी है दरभंगा में। तो ये बस इतना याद रखना है कि आपसे शायद ये पूछा जाए कि अगर अभी नए एम्स के निर्माण जो है वो कहाँ होने की बात हो रही है, तो वो है दरभंगा में। उसके बाद अभी चूंकि कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो सारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। इसके लिए अलग अलग मोबाइल ऐप लाए गए हैं रिमोट लर्निंग के लिए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ सके। उसके लिए बिहार में जो कुछ ऐप, मोबाइल ऐप आया है, हम लोग उसका यहाँ पर नाम देख लेते हैं। एक है विद्या वाहिनी, ठीक है। दूसरा है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ठीक है। तीसरा है उन्नयन बिहार। ये तीन याद रखना है। इस तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो विद्या वाहिनी और मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय से तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ उन्नयन बिहार देगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएं। तो ये यहां पे याद रखना है कि ये हमारा मोबाइल ऐप है, किस चीज के लिए? रिमोट लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद एक फाउंडेशन स्टोन डाला गया है डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग सेंटर का।
डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर लोगों को डिजिटल लिटरेसी दिया जाएगा, डिजिटल जो साक्षरता है वो दिया जाएगा, और उनको जो एक स्किलिंग सेंटर होता है वो भी वहां पर बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाने की बात की गई है? मुजफ्फरपुर, बिहार। ठीक है, तो यहाँ बस इतना ही याद रखना है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो फाउंडेशन स्टोन है डिजिटल ट्रेनिंग एंड स्किलिंग सेंटर का, वो कहाँ तैयार हो रहा है, या कहाँ वो फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, कहाँ उसकी नींव दी गई है? तो वो है मुजफ्फरपुर, बिहार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये आखिरी स्लाइड, फर्स्ट ऑल विमेन पोस्ट ऑफिस इन बिहार कहाँ खुला है? पटना में। यहाँ पे फर्स्ट ऑल विमेन पोस्ट ऑफिस का क्या मतलब है? यहाँ जो भी लोग कार्य कर रहे होंगे वो होंगी महिलाएं। ठीक है, तो भारत में ये पहले से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि ये भारत का पहला नहीं है, ये याद रखना है, ये बिहार का पहला है। ठीक है, उसके बाद बिहार पीसीबी एमओयू। अब यहां से पीसीबी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं समझना है, यह है बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने एक एमओयू साइन किया, एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया है, किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। किस चीज के लिए? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, किस तरीके से प्रदूषण से बचा जाए, इसके लिए किसके साथ साइन किया गया है? तो इसको आप याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एयर की क्वालिटी खराब है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ही है, और ये किया भी किसके साथ गया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है, तो यहां सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि अभी जो बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने किस आईआईटी के साथ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए साइन किया गया है? तो वो कौन होगा? आईआईटी दिल्ली। उसके बाद यहां पर एक किताब अभी चर्चा में था, सियासत में सदस्यता। सियासत में सदस्यता लिखा किसने है? विजय कुमार चौधरी। ठीक है, जो किताब है सियासत में सदस्यता है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विजय कुमार चौधरी के द्वारा। उसके बाद एक अश्वगंधा कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि ये जो अश्वगंधा है ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होता है, जो आजकल कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है। तो ये कहां से कहां तक बनाया जाएगा, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बनाया जाएगा भागलपुर टू बक्सर। ठीक है, ये जो अश्वगंधा कॉरिडोर है ये कहां बनाया जाएगा? भागलपुर टू बक्सर। उसके बाद भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी ऑफ बिहार। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कैंपेन, बापू आपके द्वार। बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। ठीक है, अगर एक कैंपेन की वजह से अगर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसको दर्ज किया गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां ये याद रखना है कि यह जो अभियान है ये बिहार स्टेट लिटरेसी मिशन ने कराया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली बिहार के किस कैंपेन को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वो कौन सा होगा? बापू आपके द्वार। और इसमें ये जो अभियान है ये कराया किसने था? बिहार स्टेट लिटरेसी मिशन ने। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ब्रिक्स बैंक के किसको बनाया गया है? तो ये है अनिल किशोर। एग्जाम में अगर ब्रिक्स बैंक भी पूछा जा सकता है या एक दूसरा नाम दिया जा सकता है, वो मैं आपको बता दूं, यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी अगर होगा तो इसका भी उत्तर क्या होगा? अनिल किशोर। यहां पर जब हम लोगों ने ब्रिक्स की बात की है तो स्टैटिक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स में कौन कौन से 5 देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। तो ये जो बैंक है ब्रिक्स बैंक, उसका वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? अनिल किशोर को। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप करी है। ये क्या करेंगे? जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर का और जो जर्दालू आम है भागलपुर का, ये लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, ये कुछ उसी तरीके से होगा कि अगर आपको ये 2 प्रोडक्ट
जो शाही लीची है और ये जर्दालू आम है, ये अगर मंगवाना हुआ तो ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है मोतिहारी अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन। कितने इसका जो टोटल डिस्टेंस है ये कितने दूर तक है? 69 किलोमीटर तक। ठीक है। तो इस वाले में जो हमारा पहला पार्ट है इसमें इतना ही है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें बजट डिस्कस करेंगे, उसमें जो अवार्ड हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ और बिहार का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। फर्दर अपडेट्स आपको मिलता रहे इसलिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत